इस बीच चीन के अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने दावा किया कि अमेरिका को सेमीकंडक्टर चिप की कमी होने से आधुनिक हथियारों के लाले पड़ गए, जिसकी सबसे बड़ी वजह रूस और यूक्रेन का युद्ध है, क्योंकि इन दो देशों से अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया के कई मुल्कों में चिप की सप्लाई होती थी। ये ऐसे उपकरण होते हैं जिनका इस्तेमाल कंप्यूटर, स्मार्टफोन, फ्रिज, कार, लड़ाकू विमान और मिसाइल तक बनाने में होता है। और यही वजह है कि इसकी कमी से अमेरिका परेशान हो उठा। चीन के अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का दावा है कि रूस के साथ चल रही जंग में अमेरिका यूक्रेन को 5,500 से ज्यादा जैवलिन मिसाइलें भेज चुका है, जो उसकी पूरी संख्या का 1/3 है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि इतनी बड़ी संख्या को भरने में 1 साल से ज्यादा का समय लगेगा। असल में सवाल जैवलिन मिसाइल का नहीं बल्कि सेमीकंडक्टर चिप का है, क्योंकि एक जैवलिन मिसाइल बनाने में 200 से ज्यादा चिप की जरूरत पड़ती है और जंग की वजह से इस वक्त अमेरिका में चिप की भारी कमी है। यानी एक तरफ तो बाइडन दोनों हाथों से हथियार लुटा रहे हैं, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि इस चक्कर में खुद के लाले पड़ गए हैं, जिसकी वजह है वो चिप जो उन हथियारों की जान है। मतलब ये नहीं तो कुछ नहीं। लिहाजा इसकी कमी का मुद्दा अमेरिका के लिए सिरदर्द बन गया, क्योंकि चिप नहीं होगी तो न जैवलिन मिसाइल बनेगी और न ही लड़ाकू विमान उड़ पाएंगे। और इस कमी की वजह है रूस और यूक्रेन की जंग। चीन और ताइवान के अलावा ये वो दो मुल्क हैं जहां से चिप की सप्लाई पर दुनिया के कई देश निर्भर हैं। और इसीलिए अमेरिका ने अपने यहां चिप निर्माण को बढ़ावा देने और उसकी कमी दूर करने के लिए एक नया कानून तैयार किया, जिसके तहत सेमीकंडक्टर चिप तैयार करने के लिए अपनी कंपनियों को करीब 52,000 करोड़ रुपए भारतीय रुपयों के हिसाब से की भारी भरकम सब्सिडी देगा। सेमीकंडक्टर चिप को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का दिमाग कहा जाता है, जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर, स्मार्टफोन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक चीजों में किया जाता है। और मौजूदा समय में हाईटेक कारें, मिसाइलें और लड़ाकू विमान बनाना सेमीकंडक्टर चिप के बिना संभव ही नहीं। खबर यह भी है कि अमेरिका ने अपनी सेमीकंडक्टर चिप की इंडस्ट्री खड़ी करने के लिए जापान, ताइवान और दक्षिण कोरिया को एक प्रस्ताव भी दिया है। हालांकि अमेरिका के इस प्रस्ताव पर चीन के पड़ोसी देशों ने अभी कोई फैसला नहीं लिया। उधर यूक्रेन की फौज ने रूस के हथियारों के एक डिपो को तबाह कर दिया। हालांकि यह हमला कहां किया गया यह पता नहीं चला, लेकिन यूक्रेन के जबरदस्त हमले की जो तस्वीरें सामने आई उन्हें देखकर रोंगटे खड़े हो गए। चारों तरफ हरियाली के बीच मौजूद रूसी हथियारों के इस डिपो में अचानक बमों की बरसात होती नजर आई। एक के बाद एक कई रूसी हथियार आग के गोले में तब्दील हो गए। फिर देखते ही देखते मंजर पूरी तरह बदल गया और पूरा का पूरा रूसी हथियारों का वो डिपो लपटों से गिर गया। वहां बड़ी मात्रा में हथियार रखे थे तो आग भी जल्दी सुलग गई। हमला इतना जबरदस्त था कि उस डिपो के अंदर रखा सामान आग से घिरने के बाद तेजी से बाहर की तरफ छिटकना शुरू हो गया। यानी अगर कोई उसकी चपेट में आ जाता तो बेहद घातक साबित हो सकता था। इस हमले के बाद उस इलाके में धुएं का गुबार छा गया और रूस की सेना को इससे काफी नुकसान पहुंचा। वहीं ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि यूक्रेन युद्ध में अब तक रूस को बहुत बड़ा नुकसान पहुंच चुका है। इसके साथ ही यह भी दावा किया गया कि यूक्रेन के सैनिकों ने सभी मोर्चों पर रूसी सेना को कमजोर कर दिया, जिसकी वजह से पुतिन की सेना को वो सफलता नहीं मिल पाई जिसकी उसे उम्मीद थी। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूस ने अब तक यूक्रेन जंग जीतने के लिए अपनी सेना के 65% जवानों को मैदान में उतार दिया है। यही नहीं, दावा यह भी किया गया कि रूसी सेना की 120 टुकड़ियों में 25% अब युद्ध के काबिल नहीं रही। यानी यूक्रेन जंग की शुरुआत से रूस अपनी करीब 1/4 सेना को खो चुका है, जो उसके लिए बड़े झटके से कम नहीं। ब्रिटेन की तरफ से इन बातों की जानकारी ऐसे वक्त में दी गई जब खबर है कि पुतिन ने युद्ध की कमान अब सीधे तौर पर अपने हाथों में ले ली है। रूस की सेना पर यूक्रेन ने एक बार फिर एयर स्ट्राइक कर दी। हालांकि रूसी फौज को किस इलाके में अपने निशाने पर लिया गया यह पता नहीं चल पाया, लेकिन एयर स्ट्राइक की जो तस्वीरें सामने आई उनमें यूक्रेन की सेना ने आसमान से रूसी फौज के कुछ हथियारों और टैंकों पर हमला कर दिया। रूस की सेना के वो टैंक एक जगह पर खड़े थे जिन पर आसमान से ताबड़तोड़ बम बरसाए गए। इस हमले में रूस के वो टैंक और हथियार तबाह हो गए जो जंग में उसके काम आ रहे थे। बाद में उनसे भारी मात्रा में धुआं उठता नजर आया। वहां जितने भी हथियार दिखे उन सबका यही हश्र रूस को पस्त करने के लिए यूक्रेन की सेना ने किया। उधर ब्रिटेन के मीडिया में एक हैरान करने वाला दावा किया गया। दावा यह है कि अगर यूक्रेन की जंग में रूस की हार हुई तो रूस में तख्ता पलट हो सकता है, यहां तक कि राष्ट्रपति पुतिन की हत्या तक की जा सकती है। और दावा यहां तक है कि रूस की फौज के कुछ सीनियर अफसर पहले ही पुतिन के खिलाफ प्लान बनाने में जुटे हैं। खबर है कि ये अफसर पुतिन से बेहद नाराज हैं। यूक्रेन के ऑपरेशन को ये अफसर पुतिन की सबसे बड़ी नाकामी मानते हैं। सेना के अधिकारियों का यह धड़ा कभी भी रूस में कोई बहुत बड़ा कदम उठा सकता है। दावा है कि पुतिन को भी इस तरह की योजनाओं की खबर पहले से है,
इसीलिए वो अपनी ही फौज के कुछ अफसरों को पहले ही जेल में भी डाल चुके हैं। खबर है कि गुमराह करने का आरोप लगाकर करीब 150 अफसरों को जेल में डाला जा चुका है। लेकिन दावा यह कि असली कहानी गुमराह करने की नहीं है, बल्कि असली कहानी तो यह है कि कोशिशें रूस में तख्ता पलट की हो रही थीं, जिसके बाद पुतिन एक्शन में आए और इससे जुड़े सभी लोगों पर कार्रवाई की कोशिश की। लेकिन ब्रिटेन के कुछ अखबारों का दावा है कि रूस की फौज के ऐसे बहुत से अधिकारी अब भी आजाद हैं। फौज में ऊंचे पदों पर बैठे ये अधिकारी यूक्रेन ऑपरेशन से बेहद नाराज हैं। उनका मानना है कि यूक्रेन ऑपरेशन को पुतिन ने ठीक से नहीं संभाला। खासतौर पर कीव में यूक्रेन से मिली हार के बाद रूस की फौज का एक बहुत बड़ा धड़ा पुतिन के विरोध में खड़ा हो गया। माना जा रहा है कि अगर जंग का नतीजा रूस के पक्ष में नहीं निकला तो ये लोग पुतिन की हत्या तक कर सकते हैं। मतलब ये कि पुतिन अपने ही देश में असुरक्षित है। उनके सामने ये केवल रणनीतिक जंग नहीं है, बल्कि उनके वजूद की जंग बन गई है। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खास प्लेन की उड़ान ने एक बार फिर परमाणु हमले की चिंता बढ़ा दी। खबर है कि मैक्स डोम नाम का यह खास प्लेन 9 मई की परेड में शामिल होगा। पहले ही अटकलें लगाई जा रही थी कि 9 मई को यूक्रेन की जंग में कुछ बहुत बड़ा हो सकता है, और अब इन अटकलों में मैक्स डोम प्लेन की एंट्री हो गई। कहा जाता है कि अगर परमाणु जंग छिड़ी तो पुतिन का ठिकाना यही प्लेन होगा। ऐसा प्लेन जिसमें किसी भी तरह की रेडिएशन पहुंचने की कोई गुंजाइश ना हो। पूरे प्लेन में एक भी खिड़की नहीं है। कहते हैं ये हवा में उड़ता हुआ क्रेमलिन है, यानी रूस की पूरी सरकार। दावा यह है कि अगर परमाणु जंग छिड़ी तो इसी प्लेन से पुतिन अपनी फौज और अपना देश दोनों को संभालते रहेंगे। लेकिन ये खबरों में इसलिए है क्योंकि इसे मॉस्को में उड़ते हुए देखा गया है। 9 मई को विक्ट्री डे परेड होने वाली है, जिसकी तैयारियां जोरों पर हैं। मैक्स डोम पर रूस के अफसरों ने दावा किया है कि इस बार ये प्लेन भी विक्ट्री डे परेड का हिस्सा बनेगा। जबकि 2010 के बाद कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि इस प्लेन को विक्ट्री डे की परेड में शामिल किया गया। इसीलिए अब अटकलें लगाई जा रही हैं कि शायद रूस की तैयारी किसी परमाणु जंग की है, और उसका दिन भी 9 मई को ही तय किया गया है। पश्चिमी मीडिया तो पहले से 9 मई को डूम्सडे मतलब कयामत का दिन कहने लगा है। ऊपर से मैक्स डोम प्लेन की उड़ान की तस्वीरें इस बात को और भी हवा दे रही हैं। 9 मई को दूसरे विश्व युद्ध का अंत हुआ था, जब नाजी जर्मनी ने सोवियत संघ के सामने सरेंडर किया था। रूस उसी दिन को हर साल विक्ट्री डे के तौर पर मनाता है। दावा यह है कि यूक्रेन की जंग के बीच मनाया जा रहा विक्ट्री डे रूस के लिए बेहद खास है। इसीलिए 9 मई की परेड का इस्तेमाल रूस दुनिया को कुछ कड़े संदेश देने के लिए भी करेगा। मैक्स डोम की उड़ान भी ऐसा ही संदेश हो सकती है, जिसके जरिए रूस ये बताने की कोशिश करेगा कि वो परमाणु जंग के लिए भी तैयार है। इस बीच पुराने हथियारों के भरोसे रूस का मुकाबला कर रहे यूक्रेन ने अमेरिका से F-15 और F-16 जैसे आधुनिक लड़ाकू विमान देने की गुहार लगाई। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि इसके लिए जेलेंस्की ने रूस के पास आधुनिक और सबसे नए सुखोई फाइटर जेट होने की दलील दी, जिनकी मदद से गाइडेड मिसाइलें दागकर पुतिन की फौज यूक्रेन में तबाही मचा रही है। मतलब इनसे मिसाइल दागने के बाद पायलट को और कुछ नहीं करना होता और ये खुद ही टारगेट तक पहुंच जाती हैं। जबकि यूक्रेन सुखोई के जिन पुराने मॉडल के भरोसे युद्ध लड़ रहा है, उनके जरिए सिर्फ ऐसी मिसाइलें दागी जा सकती हैं जिन्हें टारगेट तक पहुंचाने के लिए विमान में मौजूद रडार से लगातार सिग्नल देने पड़ते हैं। ऐसे में विमान को उड़ा रहे पायलट के लिए पलटवार का खतरा बढ़ जाता है, जिसकी शिकायत कई बार उसके पायलट कर भी चुके हैं। Нам потрібні сучасні літаки, щоб протистояти ворогу в повітрі. और खबर है कि इसी वजह से यूक्रेन की सेना अपने फाइटर जेट की मदद से रूसी सेना पर हवाई हमले नहीं कर पा रही और इनका इस्तेमाल सिर्फ पेट्रोलिंग के लिए करने को मजबूर है। रूस की एयरफोर्स के आगे यूक्रेन के नहीं टिक पाने की सबसे बड़ी वजह है पुराने विमान, जिसकी शिकायत अब वहां की सेना के पायलट भी कर रहे हैं। ऐसे में रूस को हवाई टक्कर देने के लिए वो अमेरिका से उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन सीधे लड़ाकू विमानों की सप्लाई एक तरह से रूस के साथ सीधी भिड़ंत की तरह हो सकती है। यही वजह है कि अमेरिका ने इससे पहले यूक्रेन की मदद के बदले पोलैंड को F-16 देने से इनकार कर दिया था। हालांकि यूक्रेन अब भी अमेरिका से ये लड़ाकू विमान मिलने की उम्मीद है। हालांकि अमेरिका की ओर से F-15 और F-16 जैसे आधुनिक लड़ाकू विमान मिलने पर भी उसके लिए आगे की राह आसान नहीं रहने वाली, क्योंकि इन फाइटर जेट को उड़ाने के लिए यूक्रेन के पायलटों को कड़ी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए जंग के बीच वक्त निकालना मुश्किल होगा। और अमेरिका में इन लड़ाकू विमानों को उड़ाने के लिए दी जाने वाली बेसिक ट्रेनिंग करीब 9 महीने की होती है, जबकि इससे पहले उन्हें करीब इन फाइटर जेट से जुड़ी जानकारी हासिल करने के लिए 6 महीनों का बेसिक कोर्स भी करना होता है। और एक अनुमान के मुताबिक अगर इमरजेंसी मानकर जल्द से जल्द ट्रेनिंग पूरी करने की कोशिश की जाए तो भी इसके लिए कम से कम 2 से 3 हफ्ते का समय लगेगा।
वहीं पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि ब्रिटेन जंग में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की एक बड़ी खेप यूक्रेन भेजेगा ताकि उनकी मदद से यूक्रेन रूसी हमलों का मुंहतोड़ जवाब दे सके। क्योंकि पिछले 69 दिनों से रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। इस जंग में पश्चिमी देश यूक्रेन को रूस से मुकाबले के लिए हर मुमकिन मदद कर रहे हैं। इसी कड़ी में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने यूक्रेन को जंग में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भेजने का ऐलान किया। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन को सैन्य सहायता के अगले पैकेज में जंग के दौरान जीपीएस सिग्नल को जैम करने वाले उपकरण, मिसाइलें और रॉकेट का पता लगाने वाले काउंटर बैटरी रडार सिस्टम और अंधेरे में देखने के लिए नाइट विजन डिवाइस भी भेजे जाएंगे। ये उपकरण ऐसे वक्त में यूक्रेन को दिए जा रहे हैं जब रूस का मारियोपोल और खैरसोन पर कब्जा हो चुका है। खैरसोन में इंटरनेट सेवा भी शुरू कर दी गई है जो पूरी तरह रूस के कंट्रोल में है। इसीलिए पश्चिमी देश रूस को रोकने के लिए यूक्रेन को मजबूत करने में जुटे हैं। उधर पुतिन के चक्कर में चीन की फजीहत हो रही है और उसकी अर्थव्यवस्था चौपट होने के कगार तक पहुंच गई। अमेरिका एक बार नहीं बल्कि कई बार यह कह चुका है कि अगर चीन ने रूस की मदद की तो वो नुकसान झेलने के लिए तैयार रहे। और ऐसा लगता है कि अमेरिका ने जो धमकी दी थी उसने चीन को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। यानी पुतिन के चक्कर में चीन न घर का रहा न घाट का, क्योंकि आर्थिक प्रतिबंध झेल रहा रूस वैसे ही चीन की मदद नहीं कर पा रहा है और अब एक एक करके पश्चिमी देश भी हाथ पीछे खींच रहे हैं। रूस पर जिस तरह से प्रतिबंधों की बौछार हुई उसने चीन को हिलाकर रख दिया। असल में शी जिनपिंग को इसकी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि बैन लगाने वाले कई देश ऐसे भी हैं जिनसे रूस के अच्छे रिश्ते हैं। मतलब जंग यूक्रेन में हुई और चक्रव्यूह में फंसा चीन, जिसने रूस का साथ देकर अपने पैर कुल्हाड़ी पर मार लिए। क्योंकि फॉरेन अफेयर्स पत्रिका ने अपने एक आर्टिकल में लिखा कि आर्थिक प्रतिबंध की वजह से चीन की एक कंपनी को $8 बिलियन यानी कि 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। ये कंपनी निकल नाम की धातु का निर्यात करती है। यही नहीं, चीन से पश्चिमी देशों को होने वाले निर्यात में 0.7% की कमी आई है, जो 2021 के बाद चीन का सबसे खराब प्रदर्शन है। चीन को होने वाले नुकसान के ये वो आंकड़े हैं जो दुनिया के सामने आए, लेकिन खबर है कि चीन की पुतिन से दोस्ती ने उसकी अर्थव्यवस्था को खोखला करना शुरू कर दिया है। जबकि चीन इस चक्कर में था कि यूक्रेन में जंग की आड़ में वो ताइवान को हथिया लेगा, लेकिन जैसे ही उसके लड़ाकू विमान ताइवान में घुसपैठ करने की नीयत से घुसे, ताइवान शोर मचाने लगा, जिसके बाद अमेरिका ने ताइवान को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। महाशक्ति की शय पाकर ताइवान और उछलने लगा, जिसके बाद चीन परेशान हो गया। उसने ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका से कहासुनी भी की, लेकिन मौजूदा हालात में बाइडेन से झगड़ा बढ़ाना उसे महंगा पड़ सकता है। मतलब ये कि चीन पुतिन को नाराज कर नहीं सकता और पश्चिमी देशों से खटपट उसे भारी पड़ेगी, या यूं कहें कि इसकी शुरुआत हो चुकी है। क्योंकि फॉरेन अफेयर्स पत्रिका ने दावा किया कि चीन को मजा चखाने के लिए पश्चिमी देशों ने पूरी तैयारी कर ली है और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया समेत कनाडा, जापान और ब्रिटेन ने उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने का मन बना लिया है। इन देशों ने साफ बोल दिया कि अगर चीन ने रूस के साथ व्यापार करना जारी रखा तो वो उसके साथ लेन देन नहीं करेंगे। पश्चिमी देशों का कहना है कि रूस ने चीन को पहले ही बता दिया था कि वो यूक्रेन पर हमला करने वाला है, लेकिन शी जिनपिंग ने पुतिन को नहीं रोका। उल्टा वो पर्दे के पीछे से उनकी मदद करते रहे। अमेरिका और उसके बाकी साथी चीन से इसी बात का बदला लेने के मूड में हैं और पुतिन के चक्कर में चीन की मिट्टी पलीद हो सकती है। वहीं जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूरोपीय देश डेनमार्क के विदेश मंत्री से मुलाकात की। डेनमार्क जंग की शुरुआत से ही यूक्रेन के साथ खड़ा है और वो यूरोप के कई दूसरे देशों की तरह यूक्रेन की सैन्य मदद कर रहा है। उसने अब तक न केवल टैंक बल्कि कई घातक हथियार भी यूक्रेन को दिए हैं। इन सबके बीच जब डेनमार्क के विदेश मंत्री राजधानी कीव पहुंचे तो जेलेंस्की ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। दोनों नेताओं ने पहले हाथ मिलाए और फिर साथ बैठकर काफी देर तक बातचीत की। इस दौरान जेलेंस्की ने युद्ध में साथ देने के लिए डेनमार्क का शुक्रिया भी अदा किया। इससे पहले कीव में मौजूद डेनमार्क के दूतावास को फिर से खोल दिया गया, जिसे जंग शुरू होने के बाद बंद करना पड़ा था। इस बीच नेटो में शामिल होने के खिलाफ यूरोपीय देश फिनलैंड में प्रदर्शन शुरू हो गया। खबर है कि फिनलैंड नेटो की सदस्यता हासिल करने की तैयारी में है और आने वाले कुछ दिनों में वो इसका ऐलान भी कर सकता है। लेकिन इसके खिलाफ फिनलैंड के हजारों लोग राजधानी हेलसिंकी की सड़कों पर उतर आए। उनकी मांग है कि फिनलैंड ने जिस तरह अब तक नेटो से दूरी बनाए रखी है उसे बरकरार रखा जाए, यानी वो किसी भी कीमत पर उसका सदस्य ना बने। इसके साथ ही वहां के कई लोगों का यह भी मानना है कि फिनलैंड न तो नेटो का साथ दे और न रूस के साथ खड़ा हो।
यानी ये प्रदर्शन ऐसे वक्त में शुरू हुआ है जब फिनलैंड अपनी सदस्यता की अपील करने के बेहद करीब है। हालांकि रूस उसे उसकी कीमत चुकाने की धमकी तक दे चुका है, लेकिन वहां की सरकार पुतिन के आगे झुकने के मूड में बिल्कुल नहीं है। असल में यूक्रेन की तरह फिनलैंड भी रूस का पड़ोसी देश है और नेटो में शामिल होने के मुद्दे पर ही रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था।